कैप द सीरीज एपिसोड 11 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सैम और उसकी ग्रैंडमा को जो कि एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं। अभी सैम अपनी ग्रैंडमा से बोलती है, आप मेरे साथ भी वही कर रहे हो जो आपने नियोंग और सैम के साथ किया है। तभी उसकी ग्रैंडमा उसको रिप्लाई देते हुए बोलती है, क्या तुम भी उन दोनों की तरह मुझे छोड़ के चली जाओगी। और तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं सैम की ग्रैंडमा को ये बात पता चल गई होती है कि सॉन्ग एक गे है और वो एक लड़की से प्यार कर रही है, इसीलिए दोनों के बीच में आर्ग्यू चल रहा होता है। तो सॉन्ग उसको बोलती है कि वो उसको छोड़ नहीं सकती। तभी उसकी ग्रैंडमा एक उसको ऑप्शन देती है कि वो चूज़ करे, या तो वो अपनी दादी माँ को चूज़ करके अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ देगी, या वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाएगी और उनसे सारे रिश्ता तोड़ देगी। तो सॉन्ग गुस्से में अपने ग्रैंडमा से झगड़ा करती है और वो घर छोड़ देती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। उसके ग्रैंडमा की उल्टी सीधी बातों से वो कार लेके वहाँ से निकल जाती है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करती है और उसको बताती है कि वो ग्रैंडमा से झगड़ के आई है, वो उनके रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तुम मुझे कहीं भी लेके चली जाओ, बट यहाँ से बहुत दूर ले जाओ। ऐसे बोल के उसके गर्लफ्रेंड से वो बात करती है और दोनों बात करने के बाद कॉल करते हैं। और सॉन्ग बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, इसलिए जैसे ही वो गाड़ी निकाल के जा रही होती है, सामने से एक कार आके उसको मार देती है और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सॉन्ग की गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि सॉन्ग हॉस्पिटल में एडमिट होती है। उसके डॉक्टर वहाँ पे आके उसकी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि आप उसके रिलेटिव है, आप कंसर्न फॉर्म पे साइन कर दीजिए। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मैं उसकी रिलेटिव नहीं हूँ, मैं उसकी पार्टनर हूँ, मैं क्या उसकी कंसर्न फॉर्म पे साइन कर सकती हूँ। तो डॉक्टर बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकती क्योंकि एक रिलेटिव ही कंसर्न फॉर्म पे साइन कर सकता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सैम को और उसकी ग्रैंडमा को कॉल करके वहाँ पे बुला देती है। उनके पहुँचने से पहले ही सॉन्ग की मौत हो गई होती है। और ये बात जैसे ही उसकी ग्रैंडमा और सैम को पता चलती है, उसकी ग्रैंडमा जो सॉन्ग की गर्लफ्रेंड होती है उसको बहुत भला बुरा बोलती है और सॉन्ग की मौत का जिम्मेदार भी वो उसी को ही बताती है। तभी सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि सैम की ग्रैंडमा सैम को बोलती है कि लगता है हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाली है, मैं फिर से किसी रीज़न से अपने और एक ग्रैंड चाइल्ड को खो दूंगी। तभी सैम उनको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं मौन से प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे दूर जाना है, और मैं मौन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको छोड़ भी नहीं सकती। तभी सैम की ग्रैंडमा उसको बोलती है, क्या इन फ्यूचर तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो क्या मौन उसका रिस्पॉन्सिबल ले सकती है। तुम क्यों उसको चुन रही हो, तुम क्रिक से शादी कर लो और एक अच्छी लाइफ जियो। तो सैम उसको बोलती है, मैं मौन से प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तभी उसकी ग्रैंडमा उसको बोलती है, अब मैं तुम्हारे लिए हूँ, इन फ्यूचर में मैं तुम्हारे लिए नहीं रहूँगी, तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। सैम तो बच्ची है, वो क्या तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम क्रिक से शादी कर लो, इन फ्यूचर में कुछ भी होगा वो तुम्हारा हमेशा ख्याल रखेगा, तुमको हर चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा और तुमको किसी से सर झुका के रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बोल के वो सैम को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है और कुछ हद तक सैम भी उनके बातों से मैनिपुलेट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मॉन सैम को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाती है और उसके घर के बाहर बेल करती है और उसको कॉल भी करती है, बट सैम उसका कॉल ना ही पिकअप करती है ना ही उससे मिलने बाहर आती है। मॉन थोड़ी देर उसके घर के बाहर देखती है, बट उसके ना निकलने से वो वहाँ से चली जाती है। बट सैम घर के अंदर होती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसको पता होता है कि मॉन घर से बाहर है, बट वो उससे मिलने नहीं आती और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होकर हर बात सोच रही होती है। अपनी दादी की सारी बात भी वो सोच रही होती है और उसको मौन के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आ रहा होता है, उसके साथ बिताया हुआ वो रिजॉर्ट वाले किस्से, उन दोनों की प्यार भरी लम्हे, हर बातें उसको याद आ रही होती है और वो सारी चीज़ें सोच सोच के एकदम रो रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम के ना मिलने से मौन बहुत ज़्यादा परेशान हो गई होती है, इसीलिए वो सैम के सारे फ्रेंड को अपने घर बुला ली होती है और उसके सारे फ्रेंड भी मौन के घर आ गए होते हैं और ये तीनों बात कर रहे होते हैं। उसके फ्रेंड उसको बता रहे होते हैं कि कहीं सैम का किडनैप उसकी दादी ने तो नहीं कर दिया है। तो मौन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या लेडी ग्रैंडमा इतनी ज़्यादा डेंजरियस है। तो उसके फ्रेंड बताते हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुमको उनके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है।
पहले भी ऐसा कर चुकी है। सैम की जो बहन सॉन्ग थी वो भी एक गे थी, बट उसको भी ग्रैंड माँ ने नहीं एक्सेप्ट किया और वो घर छोड़ के भागी और उसी टाइम में उसकी डेथ हो गई। सैम ने हमेशा अपनी दादी माँ की मर्ज़ी से जिया है, उसने एक भी डिसीजन अपनी मर्ज़ी से कभी नहीं लिया है। मैं भी सैम इस टाइम स्ट्रांग बनी और तुम्हारा साथ दे, ऐसे बोल के वो उसको समझाने लगते हैं। तभी मौन उसको बोलती है कि ऐसा भी है जो मुझे लेडी सैम के बारे में जानना चाहिए और मुझे नहीं पता। तभी उसके सारे फ्रेंड उसको लेडी सैम के और उसकी बहनों की सारी बातें बताती है, कैसी उसकी एक बहन घर छोड़ के चली गई और कैसे दूसरी बहन की मौत हो गई। सैम की सारी फ्रेंड की बात सुन के मौन भी थोड़ा सा डर जाती है और अगले दिन सुबह वो सैम के घर के बाहर फिर से जाती है और उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करती है और बेल भी रिंग करती है, बट जब कोई नहीं निकलता मौन वापस फिर से सैड होके जाने लगती है। तभी पीछे से सैम आ जाती है और आवाज़ देती है और दोनों घर के अंदर फिर से चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पास बैठे होते, एकदम चुप बैठे होते। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए मौन बोलती है, सैम तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके। मुझे जो भी ग्रैंडमा ने बोला मैं उसके लिए उदास नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो। और मैंने तुम्हारे फ्रेंड से सारी बातें पता कर ली है, तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी है। तभी मोहन को सैम बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्रीक से नहीं, बट मैं दादी माँ के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ वो तुम हो, ना कि क्रिक, बट मैं दादी माँ के कहने से वो क्रिक से शादी करूँगी। ये बात सुन के मौन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी सैम उसको समझाते हुए बोलती है, बट मैंने दादी माँ से एक नेगोशिएट की है, अगर मैं क्रिक से शादी कर लूँगी तो वो मुझे तुम्हारे साथ रहने देगी। मुझे पता है ये तुमको हर्ट करेगा, ये मुझे भी हर्ट कर रहा है, बट मैं क्या करूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, मैं उनसे भी बहुत प्यार करती हूँ। मौन ये सुन के रोने लगती है। सैम मौन को हक करती है और दोनों एक दूसरे को दिलासा देते हुए समझा रहे होते हैं। सैम उसको बोलती है, हम शादी के बाद साथ रह सकते हैं, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना इजी नहीं है और तुम एक्सेप्ट नहीं भी करोगी तो इट्स ओके, मैं तुमसे तब भी प्यार करती रहूँगी। दोनों एक दूसरे को हक करके रो रहे होते, तभी एक दूसरे से अलग होते हैं और मौन सैम से बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ये एक्सेप्टेड है। ऐसे बोल के वो मौन की तरफ, सैम की तरफ देखने लगती है। दोनों एक दूसरे का प्यार पाके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दोनों फिर रूम में जाते हैं और प्यारी प्यारी बातें करते हैं और दोनों एक रोमांटिक सी नाइट स्पेंड करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगले दिन सुबह सैम पहले उठ जाती है और मौन को एकदम प्यार से निहारती रहती है। मौन जैसे ही उठती है उसको प्यार से देख के गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है, मौन भी उसको गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है। सब सैम उसको बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाई है, चलो जाके खा लेते हैं। तभी मौन भी तैयार हो जाती है और दोनों नीचे जाते हैं। तभी मौन ये इतनी सारी ब्रेकफास्ट देख के सैम को बोलती है, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी और मुझे पता है अब तो कुक भी नहीं करती। तभी सैम मौन को देखते हुए बोलती है, हाँ मैं कुछ नहीं करती, बट मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके लिए मैं करती ही हूँ और आई होप तुमको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। ऐसे बोल के दोनों प्यार प्यार से खाने लगते हैं। के बाद सैम ऑफिस चली जाती है और मॉन स्टडी रूम में ऐसे बुक पढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे क्रिक आता है। क्रिक को देख के मॉन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। क्रिक आके बैठता है और उसको अपनी शादी की कार्ड देता है और उसको बोलता है, मैं और सैम शादी करने वाले हैं। तभी मॉन क्रिक को देखते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझे लेडी सैम ने बोला था। तभी क्रिक मॉन को बोलता है, मैं और लेडी सैम शादी करने के बाद एक साथ रहेंगे और तुम भी अगर मेरे हमारे साथ रहोगी तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, बट लोग इसको क्या कहेंगे। तभी मॉन क्रिक को बोलती है कि मैं लेडी सैम को बहुत प्यार करती हूँ और वो यही चाहती है कि मैं उनके साथ रहूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहे। तभी क्रिक मॉन को समझाते हुए बोलता है, तुम लेडी सैम से बहुत प्यार करती हो, ये मुझे पता है और मैं भी प्यार करती हूँ, बट तुमको नहीं लगता लेडी सैम एक बेटर लाइफ डिजर्व करती है, एक नॉर्मल लाइफ जिसकी समाज के आगे एक्सेप्टेंस हो, और तुम उसके साथ रह के उसकी लाइफ ख़राब कर रही हो। ऐसे ही उसको बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करके उसका भी माइंड वॉश कर देता है और वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद सैम उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसको भी क्रिक की बातें सही लगती है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वो रो ही रही होती है, तभी उसके पास एक कॉल आता है जो कि सैम की बहन नियोंग का होता है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और वो रिजॉर्ट वाली सीन पे जाती है जहाँ पे नियोंग और उसने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया होता है। तभी फिर से स्टोरी प्रेजेंट में आती है और नियोंग उससे बात करते हुए
बोलती है कि लिटिल मॉन तुम कैसी हो, और दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होने लगती है। तभी सैम की रोती हुई वॉइस सुन के नियोंग उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या मेरी बहन ने तुमको परेशान किया है। तो मॉन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सैम और मैं अब कभी मिल भी नहीं सकते। तभी ये बात सुन के नियोंग एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है क्या सैम ने कुछ किया, क्या तुमको मेरी ग्रैंडमा ने धमकाया, ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसी बातें बोल रही हो। अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखो और ग्रैंडमा से भी लड़ने की हिम्मत रखो। तभी मॉन उसको बोलती है कि लेडी सैम क्रिक से शादी कर रही है। ये बात सुन के नियोंग तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और मॉन को बोलती है सैम ऐसे कैसे कर सकती है, उसको पता है ग्रैंडमा उसकी लाइफ कंट्रोल कर रही है और ऐसा होने दे रही है, तुम उसका नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। तभी मॉन भी नियोंग को सैम का नंबर सेंड कर देती है और नियोंग सेंग को कॉल लगा लेती है। सैम जैसे ही कॉल उठाती है नियोंग उसको गुस्से में बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। नियोंग को कॉल में देखे सेंग थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी नियोंग बोलती है तुम्हारी लिटिल मॉन तुमको छोड़ के जा रही है और तुम उसको जाने दे रही हो, तुम कैसे ग्रैंडमा की बात मान सकती हो, तुम क्रिक से कैसे शादी कर सकती हो। तभी उसकी बात सुन के सैम शॉक हो जाती है और नियोंग से पूछती है कि क्या मॉन मुझे छोड़ के जा रही है। तो नियोंग बोलती है हाँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम उसको रोक लो। तो सैम उसको बोलती है बट वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो उसको बताती है अगर तुम ग्रैंडमा को चूज़ करोगी तो तुमको क्या लगता है वो तुम्हारे साथ रुकेगी। ऐसे बोल के उसको सुनाने लगती है और उसको सारी बातें बता के उसको समझाती है कि वो मॉन का साथ निभाए ना कि ग्रैंडमा की बात सुनाए। और उसको कुछ पैसे मांगने वाली ही होती है कि तब सैम कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोन एकदम बहुत ज़्यादा सैड होके रोते हुए अपना सारा सामान पैक कर रही होती है और पैक करते करते वो सैम के साथ बिताए हुआ हर लम्हे को याद कर रही होती है। उसको हर एक पल एक एक बारी याद आ रहा होता है। वो सारा सामान पैक करके घर से निकल ही रही होती है कि सैम वहाँ पे आ जाती है और उसको रोक लेती है। मोन एकदम बहुत ज़्यादा रोते रोते घर छोड़ रही होती है। सैम बोलती है उसको कि मैं तुमको अलाउड नहीं करती घर छोड़ के जाने के लिए। तभी मौन बोलती है मुझे जाने दो। तभी सैम उसका रास्ता रोकती है बट मौन नहीं सुनती। सैम उसके पैरों में गिर जाती है और उसको हक करके ऐसे रखती है और बोलती है प्लीज़ रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तभी मौन बोलती है मेरे लिए भी ये बहुत डिफ़िकल्ट है बट सैम मुझे ये करना ही पड़ेगा, हम चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ऐसे बोल के उसको ब्रेकअप बोल के वो आगे जाने ही लगती है। तभी सैम उसको जाने तो देती है बट पीछे से रोक लेती है और बोलती है बट मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं किया, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हो। तभी मौन बोलती है प्लीज़ लेडी सैम मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है, मुझे जाने दो। तभी सैम उसका पीछे से हाथ पकड़ती है और बोलती है प्लीज़ मुझे और एक चांस दो, मैं कुछ ना कुछ दूसरा सोल्यूशन निकाल लूँगी, मैं ग्रैंडमा से बात करूँगी, मैं हमारे लिए फ़ाइट करूँगी। ऐसे बोल के सैम को रोक लेती है। सैम भी रुक जाती है और दोनों एक दूसरे को हग करके एक प्यारा सा मोमेंट स्पेंड करते हैं। अभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सैम नियंग को कॉल करती है और उसको बोलती है कि तुमको जितने पैसे चाहिए थे मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी नियंग सुन के ये बात खुश हो जाती है। तभी सैम उसको बोलती है बट एक शर्त है, तुम मेरे साथ ग्रैंडमा के पास चलो और मेरे साथ मिलके मेरे लिए फ़ाइट करो। तभी ये बात सुन के नियंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती तुम पागल हो, तुमको अपनी फ़ाइट खुद ही करनी होगी, मैं उस लाइफ में फिर से जाने नहीं वाली। मैं बहुत मुश्किल से ग्रैंडमा से पीछा छुड़ा के अपनी लाइफ जी रही हूँ और मैं खुश हूँ इस लाइफ में। अब मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं फिर से ग्रैंडमा के पास फिर से जाऊंगी। तभी नियोंग बोलती है प्लीज़ मेरे लिए ऐसा करो, आई बेग यू, तुम जितने पैसे बोलोगी मैं दे दूंगी। तभी नियोंग बोलती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी डील भी कैंसिल करती हूँ, मुझे तुम्हारे पास जाना ही नहीं है, मुझे ग्रैंडमा से फिर से लाइफ में मिलना ही नहीं है। तभी सैंग बोलती है तुम ही तो बोली थी तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, अगर तुम नहीं चाहती मेरी हालत भी सॉन्ग जैसी हो तो प्लीज़ मेरे लिए आके मेरे साथ फाइट करो, मेरे लिए फाइट करो ग्रैंडमा से। ऐसे ही इमोशनल बात करके सैम नियोंग को अपने लिए लड़ने के लिए एग्री कर देती है। नियोंग भी उसके बाद से एग्री हो जाती है और वो बोलती है ठीक है मैं तुमको सपोर्ट करूंगी। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं सैम और मॉन सैम के ग्रैंडमा के घर पे जाते हैं, उसके घर के बाहर गाड़ी रोकते हैं। सैम मॉन से बोलती है कि तुम मेरा यहीं पे वेट करो, मैं ग्रैंडमा से बात करके आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो ग्रैंडमा के पास जाती है। वहाँ जाती है तो वो देखती है कि क्रिक और ग्रैंडमा शादी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको देख के ग्रैंडमा से सैम बोलती है ग्रैंडमा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तभी उसकी ग्रैंडमा सैम को बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या बात करने आई हो।
अपनी वेडिंग की शूट को लेके बात करने आई हूँ ना, तो डेस्टिनेशन हमने तैयार कर ली है। क्रिक को भी ये डेस्टिनेशन बहुत पसंद है, आई होप तुमको भी पसंद आएगी। ऐसे बोल के उससे बात करने लगते हैं। सैम उसको बोलती है ग्रैंडमा मुझे आपके लिए में बात करनी है। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुमको वेडिंग को लेके कोई टेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, तुम बस एंजॉय करो अपनी लाइफ। तभी सैम बोलती है अपने ग्रैंडमा से मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे क्रिक से शादी नहीं करनी। आप हमेशा मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हो, बट इस बारी ऐसा नहीं होगा, मैं मौन से प्यार करती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। ये बात सुन के ग्रैंडमा एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाती है और सैम को चुप होने के लिए बोलती है, बट सैम बिल्कुल चुप नहीं होती है और उनसे एकदम आर्ग्यूमेंट करने लगती है। अभी ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है और क्रिक उसको संभालते हुए सोफे में बिठा देती है। तभी ग्रैंडमा सैम से बोलती है सैम तुम मेरी ओनली होप हो और मुझे पता है तुम्हारे हैप्पीनेस के लिए मैं जो भी करी वो सब सही है, तुम मेरी बात मानोगी तो हमेशा खुश रहोगी। ऐसे बोल के उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना इमोशनली अत्याचार करके कन्विंस कर ही चुकी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौन बहुत परेशान होती है, उसको सैम की बहुत फिक्र हो रही होती है। तभी वहाँ पे नियोंग आ जाती है और सैम को बाहर देख के बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको पता नहीं है दो लवर्स को मिलके फाइट करनी चाहिए। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के उसको डायरेक्ट ऊपर ले जाती है और वो जैसे ही ऊपर जाती है ग्रैंडमा उसको देख के एकदम शॉक हो जाती है। तभी हम देखते हैं सैम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कन्विंस होने ही वाली होती है। तभी नियोंग ग्रैंडमा को नमस्ते बोलते हुए बोलती है कि आप ये बहुत गलत कर रहे हो, आप हमेशा उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी नियोंग को वहाँ देख के ग्रैंडमा एकदम बहुत गुस्सा हो जाती है और वहाँ से उसको निकल जाने के लिए बोलती है। तभी नियोंग बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ, आप जो मेरी बहन के साथ कर रहे हो वो बहुत गलत है। आपने सौ की जान ले ली बट आपको उस बात का थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है, आप उसके लिए अभी भी उसी चीज़ का जिम्मेदार उसके पार्टनर को बोलते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। उसकी मौत की जिम्मेदार आप ही थी अब, और आप सैम की ज़िंदगी भी बर्बाद कर रही हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसकी ग्रैंडमा उसको बार बार निकल जाने के लिए बोलती है बट नियोंग बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे सैम के लिए आई हूँ और मैं उसको इंसाफ दिला के रहूँगी, आप उसकी लाइफ ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। और वो सैम को भी बोलती है तुमको अभी चूज़ करना ही पड़ेगा, क्या तुमको ग्रैंडमा की कठपुतली होकर लाइफ टाइम रहना पड़ेगा या अपने प्यार के साथ खुश रहना, ये तुमको चूज़ करनी पड़ेगी। तभी सैम की ग्रैंडमा सैम को देखते हुए बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी आखिरी होप हो, तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। और ऐसे बोल के उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। उनकी ख़राब होता हुआ तबीयत देख के सैम परेशान हो जाती है और उनके तरफ झुकने लगती है। तभी नियोंग बोलती है ग्रैंडमा नाटक करिए, उनकी तबीयत कोई ख़राब नहीं है, वो अब भी बहुत सेल्फिश है, उनकी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई है और तुमको बस कन्विंस करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तुम उन पर ध्यान मत दो। तभी सैम बोलती है नियोंग तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, दादी माँ की तबीयत देख रही हो। तभी नियोंग बोलती है तुमको चुनना ही पड़ेगा, क्या तुम इनकी सेल्फिशनेस का शिकार होना चाहती हो या अपनी लव को चुन के उसके साथ खुश रहना चाहती हो, क्या तुम भूल गई उसके साथ जो कस्में वादे किए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ऐसे बोल के वो स्वयं को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है और उसको एकदम आर्ग्यू कर करके एकदम कन्विंस करने लगती है। तभी सैम एकदम गुस्से में आ जाती है, उसको समझ नहीं आता कि वो अपने दादी माँ को चुने या मौन को चुने। दूसरी तरफ मौन भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है इन सब सिचुएशन देख के, वो बस सैम को एक नज़रों से देख रही होती है। नियोंग बोलती है तुम्हारे को डिसीजन लेने का अब टाइम आ गया है, या तो तुम ग्रैंड माँ को चुनो या तो तुम मौन को चुनो। ग्रैंड माँ को चुन के क्रिक से शादी कर लो या मौन को चुन के उसके साथ लाइफ टाइम खुश रहो। ऐसे बोल के उसको ऐसे कर देती है कि सैम के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। वो बिना कुछ बोले एक बार ग्रैंडमा की तरफ देखती है और मौन का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती है और यहीं पे एपिसोड 11 ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड ये थी एपिसोड 11 के ऑफ द सीरीज़ 1 to 4 पार्ट। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू जुड़ रहे हैं प्लीज़ कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होती रहूँ। और आप लोगों को अगर कोई भी वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी मूवी की तो कॉमेंट सेक्शन पर उस मूवी का नाम लिख दीजिए, मैं तुरंत उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। अब तक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।